हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग चैप्टर 6 पे बात करने जा रहे हैं दैट फोकसेस ऑन द रूरल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो रूरल डेवलपमेंट पे हम क्यों बात कर रहे हैं, आखिर अर्बन डेवलपमेंट से पहले रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर क्यों? तो उसकी भी अपनी कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है, जहाँ पे उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ तक की कमी होती है। और चूँकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इन्वॉल्व इन रूरल एरिया, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी कुछ इस तरह से रहेंगी कि वो रूरल एरिया पे काफ़ी फोकस करेंगे, क्योंकि अगर वो रूरल एरिया को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है उसका अपलिफ्टमेंट हो सकता है। और रूरल एरिया इज़ द कोर एरिया जहाँ पर आप पॉवर्टी भी काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब रूरल डेवलपमेंट होता क्या है? रूरल डेवलपमेंट अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जहाँ पर आपको वो सारे एरियाज़ मिलेंगे जो कि ओवरऑल विलेज की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर, उसके अलावा भी उससे रिलेटेड लॉजिस्टिक्स वगैरह ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ एरियाज़ जो इसके लिए चैलेंजिंग होते हैं, यानी जो ऐसे एरियाज़ जो हमारे लिए चैलेंज है रूरल इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन कैपिटल इज़ एन एसेंशियल पार्ट टू बूस्ट आवर इकोनॉमी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारा टारगेट यही रहता है कि किस तरह से हम अपनी ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज़ करें। उसके अलावा है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में हम लोग पढ़ चुके हैं ज़मींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट, इस तरह के हम लोगों ने कानून पारित करवाए थे जब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसके बाद भी लैंड से रिलेटेड काफ़ी गवर्नमेंट लॉज लाई है, जैसे कि लैंड सीलिंग एक्ट, जिसमें आपके पास कितनी ज़मीन हो सकती है उस पर एक लिमिट है। तो इस तरह के लैंड रिफॉर्म्स भी करे गए हैं और आगे भी ज़रूरत है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। हर एक लोकेलिटी में जाके वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से प्रोडक्शन कर सकते हैं, मान लीजिए हर एक रीजन वाइज आप जाएंगे तो किसी रीजन में कैश क्रॉप के लिए ज़्यादा बेटर जगह है, किसी रीजन में आपके लिए सीरियल क्रॉप्स के लिए ज़्यादा बेटर जगह है। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी वहाँ के रिसोर्सेज को इंडिविजुअली उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। नेक्स्ट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केट, तो उसको अगर आपको डेवलप करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्लेज अ मेजर रोल। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी मंडीज़ आ जाती हैं, उसके अलावा आपका जो भी लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स यानी आपका जो क्रॉप्स हैं विलेज टू पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, जो आपके घर तक सब्जी पहुंचानी है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन जिन साधनों की ज़रूरत पड़ेगी उन सबको डेवलप करना, दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस हम कर क्यों रहे हैं? एक तो मेजर रीज़न है कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते हैं, ताकि जो भी आपका दैट हेल्प देम इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कहीं ना कहीं हमें इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। उसके अलावा जो नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, नॉन फार्म प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ लाइक एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, इन सब को भी बढ़ावा देना है। और एक फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग इज़ लाइक कि मान लीजिए कि कोई XYZ कंपनी है जो रेड चिलीज़ बेचती है। जैसे मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है जो रेड चिली पाउडर बेचती है। अब उसकी अपनी एक ब्रांड है, तो उन्होंने क्या करा, वो डायरेक्ट फार्म में गए, उन्होंने वहाँ से मिर्चे चिलीज़ खरीदी, रेड चिलीज़, और उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई, वहाँ पर रेड चिलीज़ डायरेक्ट गई, वहाँ से प्रोसेस हुई, रेड चिली पाउडर बना और उस कंपनी ने अपना ब्रांड बना के बेच दिया। दैट इज़ कॉल्ड द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज़ को भी ज़रूरत है वहाँ पे डेवलप करने की। तो इसके आगे देखते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व इन एन अर्लियर चैप्टर कि
एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो घट रहा है। यानी जीडीपी के टर्म्स में अगर हम एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखें तो वो डिक्लाइन कर रहा है। अब जीडीपी में हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में आपका पूरा रूरल एरिया आ जाता है, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, टर्शियरी में आपका सर्विसेज आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम रूरल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें जीडीपी हमारा घट रहा है। और जो ये रिफॉर्म्स हुए थे 1990s में, एलपीजी रिफॉर्म्स, इन एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद तो कुछ ज़्यादा ही जीडीपी में एक तरीके से एग्रीकल्चर की जीडीपी में डिक्लाइन देखा गया है, या अगर कह सकते हैं अगर इंक्रीमेंट है भी तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल, जिसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1990s में जब आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं तो आपको याद होगा उस टाइम हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ पे बहुत फोकस किया था। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस रहा था, एग्रीकल्चर पे हमारा फोकस घट गया था उस टाइम। तो मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस होने की वजह से गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा पॉलिसीज़ ही बनाई, उनके लिए ज़्यादा मार्केट डेवलप नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से उनका इन्वेस्टमेंट घटा और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी और कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट। कैजुअलाइजेशन होता है यानी कि जब आपको एम्प्लॉयमेंट कोई फिक्स पीरियड के लिए ना मिले, जैसे डेली वेज लेबरर्स होते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है, अगर आज उनको काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो इस तरह के जो भी रीजंस थे इनकी वजह से एग्रीकल्चर की जीडीपी में घटाव देखने को मिला। तो अब एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, क्रेडिट के तरीके निकाले, यानी एक तरीके से आप किसान को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी आपको एग्रीकल्चर में क्रॉप उगानी है, मान लीजिए खेत है, यहाँ पर आपको कोई भी क्रॉप उगानी है तो आपको इसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के फर्टिलाइज़र्स, सीड्स और जो भी मशीनरी है ये सब आपको अगर कम करवाना है तो आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और किसानों के एबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो इसको ज़्यादा कायदे से परफॉर्म कर पाएँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया, लोन देना शुरू किया। लोन दैट मीन्स क्रेडिट देना शुरू किया। तो उसके बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं किस तरह से लोन दिए गए हैं। At the time of independence, money lenders and traders exploited small and marginal farmers and landless laborers by lending to them on high interest rates and by manipulating the accounts to keep them in a debt trap. यानी इंडिपेंडेंस के टाइम, यानी आज़ादी के टाइम भी और उससे पहले भी क्या होता था, जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स होते थे और जो ट्रेडर्स होते थे, जमींदार वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, जो छोटे किसान होते थे या फिर जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों को लोन दे देते थे, और जो इंटरेस्ट रेट होता था बहुत ज़्यादा हाई रहता था, जिसको वो मान के चलने वो कभी रिपे ही नहीं कर पाएंगे। और फिर जब वो रिपे नहीं कर पाते थे तो वो उनको तरह तरह से एक्सप्लॉइट करते थे, उनको अपने घर में या खेत में काम करवाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था। और उधर साथ ही साथ जब आज़ादी के बाद बैंक्स बनी, प्राइवेट बैंक्स आई, तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोली तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस किया, रूरल एरियाज़ को इग्नोर करा। क्योंकि रूरल एरियाज़ में अगर वो लोन दे भी रहे थे तो गारंटी नहीं थी उसकी कि वो वापस आएगा भी, और अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास गारंटी थी कि इनका बिज़नेस चलेगा तो लोन हमें लोन ये रिटर्न करेंगे, जिससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो लो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से उन्होंने रूरल एरियाज़ को स्किप करा। तो उसके और ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट नोटिस कर रही थी, तो उसके लिए 1965 में हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया एंड अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडिक्वेटली मीट द नीड्स ऑफ रूरल क्रेडिट। उससे क्या हुआ, रूरल एरियाज़ में ब्रांचेस बढ़ गई। अब मैंडेटरी हो गया था, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, तो अब वो एक तरीके से
गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो बैंक्स आ गई थी और उनके लिए लिमिट फिक्स कर दी गई कि आपको मिनिमम 25% या मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ ब्रांचेज अपनी रूरल एरियाज़ में ओपन करना पड़ेंगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने शर्तें रख के रूरल एरियाज़ में बैंक्स को बढ़वाया। उसके बाद जो लोन देने की प्रोसेस है उसको और ईज़ आउट करने के लिए या फिर एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या करा गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड सेटअप किया 1982। यानी ये क्या करता था, जितनी भी सारी बैंक्स हैं, मान लीजिए 3 बैंक्स हैं, ये तीनों रूरल एरियाज़ में लोन देती हैं, तो ये क्या करेगा, इन तीनों बैंक्स पे रेगुलेट करेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ गिविंग लोन्स टू द रूरल एरिया। ये काम हो गया नाबार्ड का। आप ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फार्मर है वो डायरेक्ट नाबार्ड से जाके फंड नहीं लेगा, नाबार्ड के ज़रिए रेगुलेटेड किसी एक बैंक से ही जाके फंड लेगा। ठीक है। इसके बाद हाँ, एक इसमें एक और टर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की अपनी एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप एक मेजर जो टास्क कह सकते हैं आप, इन्होंने अचीव किया है। क्योंकि बैंक्स के आने के बाद भी जो फार्मर्स थे वो फार्मर्स इतने कैपेबल नहीं थे कि उनको लगता था बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ये लोग फॉर्म भरवाते हैं इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया, एक मान लीजिए कुछ लोगों का ग्रुप बनवा दिया, मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है। तो वो 10 लोग क्या करेंगे, 10 लोगों का ग्रुप बनवा दिया, तो वो 10 लोग कर क्या रहे हैं, वो 10 लोग 100 रुपये मान लीजिए उन्होंने मनी पूलिंग की, यानी 10 लोगों ने 100 रुपये इकट्ठे करके, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, या मान लीजिए 1000 सब ने इकट्ठे करके 10,000 का अमाउंट इकट्ठा कर लिया। तो अब ये क्या करेंगे, मान लीजिए इनमें से एक बंदा आया, उसने कहा मुझे थोड़े रुपए की ज़रूरत है, तो इस बंदे को इन्होंने हल्के रेट में, कम रेट में 500 रुपये दे दिए। तब इससे क्या हो रहा है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जमा किया और एक पर्सन को एट द टाइम ज़रूरत थी तो उसको यहाँ से उठा के लोन दे दिया। ठीक है। अब ये पर्सन कुछ इंटरेस्ट के साथ कुछ टाइम बाद ये लोन चुका देगा। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि विमेन एम्पावरमेंट बढ़ा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप ज़्यादातर महिलाएं बनाती थीं। उन्होंने अपने हर फैमिली की जो लेडीज़ थी उन्होंने अपने गांव में एक ग्रुप बना लिया था। तो वो क्या करते थे, सब लोग मिलके मनी पूलिंग करते थे। उसके बाद उसमें से अगर मान लीजिए किसी पर्सन को ज़रूरत है तो उसी मनी पूलिंग में जो इकट्ठा पैसा है उसी में से जो जितना भी अमाउंट उसे ज़रूरत है वो एक पर्सन को दे देंगे। और चूंकि ये गांव का मामला गांव में रहता है तो एक ट्रस्ट भी डेवलप रहता है। ठीक है। तो ये कुछ और ये इसकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात थी कि ये लोकल लेवल पे भी पहुंच रहा है। सबसे ज़्यादा अगर लोकल लेवल पे आपके पहुंच रहे हैं तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पहुंच रहे हैं। ठीक है। तो इनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी था। अब थोड़ा रूरल बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब रूरल बैंकिंग के साथ दिक्कत ये आ रही है कि और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर के साथ, जैसा कि अभी हमने देखा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लैक ऑफ स्किल्स, हमारे पास टेक्निक्स अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब की कमी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम आ रही थी। प्रोडक्टिविटी के कम आने की वजह से जो किसान बैंक से लोन लेता है वो चुका नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपका जो बैंक और जो फार्मर है इसके बीच का जो रिलेशन है उसमें फ़र्क पड़ रहा है। यानी एक जो ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप हो रही है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि बैंक को पता चल रहा है ये फार्मर लोन नहीं चुका पाएगा, तो नेक्स्ट टाइम वो फार्मर जाएगा तो मे बी बैंक हो सकता है उसको लोन ना दे। ठीक है। तो हालांकि कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हुआ है रूरल फार्म पे काफ़ी हद तक, और अगर देखा जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो हमारे बैंकिंग सिस्टम के पास हैं। अंडर परफॉर्मेंस ऑफ फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। एक तो प्रॉब्लम ये फॉर्मेलिटीज़ की, जो फॉर्म वॉर्म भरने पड़ते हैं, एक गांव का पर्सन इतना उसको प्रॉब्लम होती है, वो उसको एक हिंड्रेंस रहती है कि कौन जाए
बैंक में लोन लेने के लिए, फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए। तो कई बार अभी भी लोग इस तरह के मनी लेंडर्स के वगैरह पास जाते हैं। इवन आप सोच सकते हैं बैंक में जाने के लिए वो रेडी नहीं है, जबकि बैंक आप उनको बहुत ही लो इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, वो एक मनी लेंडर के पास जाना प्रेफर कर रहे हैं। तो यानी कहीं ना कहीं बैंक्स की वर्किंग में भी तो कोई हिंड्रेंस होगी जो उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स बैंक के साथ आती हैं। तो इसी के लिए कहा गया है कि बैंक्स को अपनी अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है, यानी फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर्स टू बिल्डिंग अप ए रिलेशनशिप बैंकिंग विद द बोरोवर्स। यानी कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ ट्रेनिंग होती है। उनके पास प्रॉपरली ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती कि आपको रूरल एरियाज़ में कैसे जाके बात करनी है, क्योंकि गांव के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो आपको उसी हिसाब से उनको ट्रस्टवर्दी फॉर्म में समझाना पड़ता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चरल मार्केट। अब एग्रीकल्चर मार्केट से आप ये सोचिए कि आपके घर में जो सब्ज़ी आ रही है किसी वेंडर से या फिर मार्केट में, तो ये फार्म से, खेत से आपके शहर तक ये जो सब्जियां हैं कैसे पहुंच रही हैं। ये जो गेहूं है ये कैसे पहुंच रहा है। तो ऐसी जितनी भी पूरी प्रोसेस इन्वॉल्व है फार्म से आपके हाउस को कनेक्ट करने के लिए, ये पूरी प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल मार्केट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। यानी जो भी खेत से उठ के एक जगह असेंबल होता है, जो भी आपकी मान लीजिए क्रॉप है फार्म से निकली, उसके बाद अलग अलग फॉर्म से फिर यहाँ से इकट्ठा होके एक जगह आपका असेंबल होगा। ठीक है, असेंबल होने के बाद स्टोर होगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, पैक होगा, ग्रेडिंग होगी। तो ये सारी प्रोसेस होते हैं जो कई और ज़्यादा अगर इसको एलेबरेट पढ़ेंगे तो और पूरी एक क्लास ले लेगा ये। तो अभी आप इसको ऐसे समझिए, कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं जो फार्म से आपके हाउस होल्ड तक जो पहुंचने की पूरी प्रोसेस होती है, उसको एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। The first step was regulation of markets to create orderly and transparent marketing conditions। तो ये पूरी प्रोसेस को ऑर्डरली और रेगुलेट करने के लिए हम लोगों ने मंडीज़ बनाई हैं। जो भी किसान होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, जितना भी आपका क्रॉप्स होती हैं वो ले जाके मंडी में इकट्ठा करते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इज़ द प्रोविज़न ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ठीक है, सेकंड इसमें कंपोनेंट क्या है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कि रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउंस, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। यानी रोड रेलवेज अच्छी होंगी तो आपका जो क्रॉप्स हैं वो जल्दी पहुंच पाएंगी। और साथ ही साथ कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जैसे टमाटर वगैरह, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते हैं। तो अगर रोड्स और रेलवेज़ हैं तो ये इम्प्रूव होंगे, तो ये जो ऐसे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो इनके ऊपर जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है वो रिस्क भी कम होगा। वेयर हाउसेस, गोडाउंस की ज़रूरत है जहाँ पे आपके जो क्रॉप्स हैं वो स्टोर करते हैं। कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे मान लीजिए आज फसल वगैरह हो गई, उसकी क्रॉप स्टोर कर देते हैं लंबे टाइम के लिए, अगर स्टोर करवानी होती है तो कोल्ड स्टोरेज में करवाते हैं। एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह ये सब इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग होता है कि मान लीजिए कि ये 4 छोटे छोटे खेत हैं। इसी तरह से ये पूरा एक एरिया है, उसमें 4 छोटे छोटे खेत हैं। अब मान लीजिए ये छोटा जो खेत है, अब जाहिर सी बात है इसके पास अगर एरिया कम है तो कैपिटल भी इसके पास कम होगा, ये कैपिटल भी ज़्यादा इन्फ्यूज़ नहीं कर पाएगा। तो
अगर इसको कोई मशीनरी प्रोसेस यूज़ करना है, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करना है, तो इसके पास इतना कैपिटल है नहीं, ये अपना ट्रैक्टर लेके आए। तो इसी तरह के अगर 4 खेत आपके मिल जाएं तो उनके पास कैपिटल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से क्या है, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, मशीन्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे इनकी जो वर्किंग है वो भी फास्ट हो जाएगी और इनकी प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो एक तरीके से ये मिलजुल के काम करना कहलाएगा ना, इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। और दूसरा पॉइंट इनका ये है कि मान लीजिए अगर ये चारों किसान अलग अलग मंडी में जाएंगे तो इन्हें अलग अलग बार्गेन करना पड़ेगा। कि मान लो ये आपको 10 रुपये पे कोई चीज़ दे रहा है और ये पहुंच जाए, ये कह रहा है नहीं मैं तो 8 पे ही दूंगा, तो जाहिर सी बात है इसको भी 8 पे देनी पड़ेगी। हालांकि ये भी अगर 10 पे देता तो दोनों को 10 रुपये में बिकती, तो इसको भी 2 रुपये का फ़ायदा होता है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग में ये चार क्या करेंगे, ये चार इकट्ठा हो जाएंगे और अपना एक कार्टेल टाइप का बना लेंगे कि नहीं नहीं देखो 10 रुपये में बात करनी है, अगर हम सब 10 रुपये में बात करेंगे तो वो मजबूर हो जाएगा, उसे 10 रुपये में ही ये हमारी क्रॉप खरीदनी पड़ेगी। तो वो क्या करे, तो उन्होंने एक तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अभी इंडिया में अगर आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आपको मिल्क इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी। वहाँ पे सबसे बड़ा ब्रांड नेम है अमूल। इसकी फुल फॉर्म होती है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। एक तरीके की कोऑपरेटिव है ये कंपनी। यहाँ पे कई सारे फार्मर्स इन्वॉल्व हैं जो मिल्क लेके आते हैं और ये सारा एक जगह इकट्ठा होता है, यहाँ पूरा प्रोसेस होके अमूल के नाम से बिकता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लासिक एग्जांपल फॉर द कोऑपरेटिव मार्केटिंग। The fourth element is the policy instruments like MSP। ठीक है, MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP होता है कि मान लीजिए गवर्नमेंट आपको, MSP वैसे आपने 9-10 की इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि मान लीजिए कोई किसान है, उसने क्रॉप उगाई, अब उसका खर्चा आया 1000 रुपये क्रॉप उगाने का। अब वो मंडी में गया, मंडी में उसको 900 रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, तो उस बेचारे किसान को जिसने अपना कैपिटल भी लगाया, अपना लेबर भी लगाया, बट अब क्रॉप की डिमांड कम हो गई है तो उसको सिर्फ 900 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फार्मर को लॉस होगा, तो इससे फार्म डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने MSP अनाउंस किया। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अब गवर्नमेंट कहती है कि मान लीजिए आपका अगर कैपिटल इन्फ्यूज़न 1000 है, अगर आपको लागत 1000 रुपये की आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके 1500 रुपीज़ तो फिक्स हैं। अगर आप मार्केट में इसे बेचिए, अगर 1500 से ऊपर की कोई बेच ले रहा है, मान लीजिए कोई 1600 में ख़रीद रहा है, तो आप बिल्कुल उसको बेचिए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई 1400 की भी बेच रहा है, तो आप इतना समझ लीजिए हम तो 1500 में उसे ख़रीदने के लिए तैयार हैं। तो ये हो गया आपका MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आपको इतना तो सरकार देगी ही देगी। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस बाय FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब काफ़ी जो आपके स्टॉक होता है, आप किसान जो भी व्हीट और राइस उगा रहा है, ये तो ऐसी चीज़ें जो बेसिक कॉमोडिटीज़ हैं। कई बार हो सकता है मान लीजिए इस साल फसल अच्छी हुई तो आपने ये व्हीट राइस ज़्यादा उगाया, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट ईयर ख़राब हो तो आपका व्हीट राइस की प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा ना हो। तो कहीं ना कहीं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये स्टॉक बना के रखना पड़ेगा कि मान लीजिए जब बहुत ज़्यादा फेमाइन की कंडीशन हो या फिर प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाए, तो उस टाइम पर आपका ये जो बफर स्टॉक है उसको हम यूटिलाइज़ कर सकें। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड राइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड शुगर थ्रू PDS। PDS मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो भी आपका FCI में फूड प्रोक्योर कर रही है, तो इसको थ्रू राशन सिस्टम, जो राशन सिस्टम हमने पढ़ा है, राशन शॉप्स होती हैं गांव में, अर्बन एरियाज़ में, जगह जगह पर, तो वहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं
उनको बेसिक फूड प्रोवाइड करने के लिए राशन शॉप्स होती हैं, ये एक बेसिक फूड प्रोवाइड करती हैं। तो उनका उनका जो फूड है वो आता कहाँ से? एफसीआई से। एफसीआई जो ये स्टॉक कवर करता है, इसी स्टॉक में से ये राशन प्रोवाइड करता है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग अल्टरनेट मार्केट चैनल्स। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के अलावा भी कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर एक रूरल एरिया में आप डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। It has been realized that if farms directly sell their produce to consumers, तो अभी अल्टरनेट मार्केट्स में एक तो आपका हो गया जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गया और पोल्ट्री फार्म हो गए और एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो गई। और अभी देखते हैं क्या क्या है। उसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, इट हैज़ बीन रियलाइज दैट इफ फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स, इट इंक्रीज देयर शेयर इन द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। अब आपने देखा होगा कि एक वक्त में अनियन प्राइस 100 रुपीज़ किलो था, ठीक है। तो आप तो 100 पे कर रहे हैं, लेकिन जो बेचारा फार्मर इसको प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या 80 भी मिल रहा है? नहीं, उसको 10 या 20 मिल रहा है पर केजी। बामुश्किल इतना भी नहीं मिलता, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बीच के जो मीडिएटर्स हैं, सारा प्रॉफिट कौन कमा रहा है? ये मीडिएटर्स कमा रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा कंसेप्ट बनाया गया, क्यों ना जो फार्मर है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचे। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द उसी में से एक एग्जाम्पल है। तो फार्मर को डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट करने के लिए कुछ मार्केट चैनल्स की तैयारी चल रही थी। तो इसी तरह से कई नेशनल और मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स हैं, वो भी इसी तरह का काम करने लगी। वो ऐसा नहीं वो मार्केट में जाके या मंडी से जाके सब्ज़ी खरीदती, वो डायरेक्ट फार्मर से कांटेक्ट कर लिया। मान लीजिए कोई एरिया है, वहाँ पे ये फार्म है किसी का, ये एग्रीकल्चरल लैंड है। तो लेज़ कंपनी मान लेते हैं। लेज़ क्या बनाती? चिप्स बनाती है। चिप्स किससे बनाएगी? पोटैटो से। उसे क्या चाहिए? पोटैटो। तो उसने क्या करे, अब लेज़ है एक कंपनी है, तो वो चाहेंगे ना कि उनकी चिप्स का एक यूनिक टेस्ट डेवलप हो, और उस यूनिक टेस्ट को डेवलप करने के लिए वो क्या करेंगे, वो उनके पास जो सीड्स आएंगे उसके लिए भी अलग से वैरायटी डेवलप करेंगे। यानी जो आपका पोटैटो के सीड्स हैं वो भी कुछ अलग होंगे। जो वो बाज़ार से ख़रीदते थे तो वो बाज़ार से नहीं ख़रीदेंगे। अब जो सीड्स हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जो भी मशीनरी इन्वॉल्व होगी, वो लेज़ कंपनी ही इन किसानों को देगी और कहेगी आप सिर्फ हमारे लिए आलू उगाइए, आपको कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी उगाएंगे उसको हम खरीदेंगे। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। उसके बाद ये जो बंदा है इसको कोई टेंशन नहीं है कि अगली साल मेरे फसल हुई ना हुई अच्छी, जितनी भी फसल होगी वो सब उसमें इन्वॉल्व रहता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में। अब इनको टेंशन नहीं कि मार्केट में मुझे कितना प्राइस मिलेगा, उनका प्राइस पहले ही फिक्स हो चुका है, उन्हें सीड्स वगैरह की भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट उभर कर आया है। अब नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब प्रोडक्शन में पहले हम सिर्फ क्रॉप की बात कर रहे थे, ठीक है। वन रिलेट्स टू, ये एक पूरा लाइन है ये, वन रिलेट्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। दूसरा क्या है? शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़। अभी हम कई बार बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर में ज़रूरत से ज़्यादा वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। तो यानी अब हर कोई तो अर्बन एरिया में भी नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज़ में ज़रूरत है कुछ ऐसे अदर अल्टरनेटिव्स की डेवलप करने की, जैसे कि लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, और क्या क्या हो सकते हैं। तो
ये सब कुछ अनदर लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं जो ट्राई किए जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो आपकी कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो इसके आगे अब बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कल्चर, ये होगा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। तो इसमें अगर हम बात करें तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग से बात करने से पहले आप ये समझिए कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उसमें आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। इसका कुछ घाटा भी है। इन केमिकल्स की वजह से जो आपकी जो सॉइल होती है उसकी न्यूट्रिशंस भी डाउन होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं जो वो फसल के साथ साथ हमारी बॉडी तक भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंच रहे हैं। तो इसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और ये फर्टिलाइज़र्स महंगे भी बहुत आते हैं। एक किसान को काफ़ी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है इनके लिए, और गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन पड़ता है कहीं ना कहीं किसी तरह से जब इनमें सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो इसी को दूर करने के लिए एक नई तरीके की फार्मिंग डेवलप की गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये एक ऐसी फार्मिंग मेथड है जो कि आपकी इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। ये एक आपका जो कॉस्टलियर एग्रीकल्चर सिस्टम है इसके खिलाफ है, और जहाँ पे आपके जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये यूज़ होते हैं, यहाँ पर आपका ये सब कुछ नहीं यूज़ होता है। जबकि कुछ लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स ही यूज़ होंगे, जैसे कि आपका जो वेस्ट होता है, जैसे डिकम्पोजिट्स होते हैं, जो एनिमल वेस्ट होता है, इन्हीं सब का यूज़ करके एक तरीके से फार्मिंग करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसमें आपका जो इनपुट है वो कम हो गया। इनपुट कम होने से कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही, और ऐसा भी देखा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो केमिकल फार्मिंग से ज़्यादा है। तो अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, आपको जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड हैं। एक तो जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो नॉलेज चाहिए वो उसकी हमारे पास थोड़ी कमी है। उसके साथ साथ शुरुआती दौर में ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आपका प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, वो थोड़ा कम ही आता है। तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, और जहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर लोग बचते हैं, क्योंकि अभी रिस्क वही लेने की कैपेबिलिटी रखता है जो ऑलरेडी थोड़ा सा सेटल्ड हो। और अभी इंडिया में फार्मर्स की कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो वो थोड़ा सा रिस्क लेने से भी बचते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं अभी ये ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट को इसकी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, तब जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन मिलेगा। अगर कुछ स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम आपका फर्स्ट स्टेट बन चुका है जहाँ पर आपका प्योरली ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ठीक है। तो कंक्लूज़न पे पहुँचते हैं। तो अभी हमें रूरल एरियाज़ में और भी डेवलप करने की ज़रूरत है, ऑल्दो काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। मेन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करना है, क्रेडिट सिस्टम पे डेवलप करना है, मार्केटिंग पे, फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी है, ठीक है। उनका अप्रेजल कांस्टेंट होता रहे, और जो फार्मर्स के ग्रुप्स हैं उनसे डायरेक्ट डायलॉग होता रहे। तो इस तरह से अभी गवर्नमेंट को ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरह की फार्मिंग के लिए पॉलिसीज़ बनानी है। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक अवेयरनेस डेवलप हो फार्मर्स में, क्योंकि वो इतना वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं। तो इसीलिए वो जो अपने बचपन से या अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से जो टेक्निक सीखते आए हैं वो उसी को यूज़ करना पसंद करते हैं। बट एक अगर अवेयरनेस बढ़े तो टेक्निक्स का भी अगर उनका मॉडर्नाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये था आपका पूरा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट पे। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।